हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विथ मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में मैं आपको लर्निंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं वो सारे पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि अगर मान लो आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो टीचिंग के बारे में, लर्निंग के बारे में, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो लर्निंग से रिलेटेड रहेगी। लर्निंग कैसा चेंज होता है, इसमें कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम आज की इस क्लास में जानेंगे। यहाँ पर क्या डेफिनेशंस हैं, तो सब इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो ये आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। और अगर आपने मान लो पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी पहले वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। वो 14 to 15 क्लासेस मैंने पहले मेरे चैनल पर करा रखी हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर जाकर चेक करेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी जो आपके किसी भी टीचिंग के एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप चाहे चंडीगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपकमिंग कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में इक्वली इंपॉर्टेंस रखने वाली है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टॉपिक जो है यहाँ पर लिखा गया है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग होती है, मतलब पहले तो अगर आपको लर्निंग के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि लर्निंग है क्या, ठीक है। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम करना, यानी कि कुछ ना कुछ सीखना। अब आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बिहेवियर में चेंज होगा। तो लर्निंग का मतलब होता है जिससे हमारा जो बिहेवियर है वो क्या होता जाए, चेंज होता जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कह देते हैं। तो अगर आपसे लर्निंग की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको क्या टिक करना है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो लर्निंग कैसा चेंज है, एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, अधिगम कह देते हैं। तो यही क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है, ठीक है। तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम किसके नाम से जानते हैं, लर्निंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, जैसे स्थायी परिवर्तन में क्या आता है, अस्थायी परिवर्तन में क्या आता है, और जो मैंने आपको अभी बताया है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है। तो इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर स्थायी परिवर्तन की बात करते हैं तो स्थायी परिवर्तन में जैसे हाइट है, हाइट को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार आपकी हाइट बढ़ गई तो आपकी हाइट को कोई छोटा नहीं कर सकता। मेच्योरिटी लेवल है, मेच्योरिटी लेवल भी कैसा होगा, एक परमानेंट चेंज होगा। जो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो क्या नहीं हो सकते, आपके चेंज नहीं हो सकते हैं। जैसे आपकी स्किन का कलर हो गया, ठीक है, आपके हेयर्स का कलर है, आपकी आईज का कलर है, इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये किस में शामिल होंगे, स्थायी परिवर्तन में शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे चेंजेस होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो इसको हम किस में नहीं रखते, लर्निंग में नहीं रखते हैं। वैसे ही आपके अस्थायी परिवर्तन है जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, जो कुछ टाइम के बाद चेंज भी हो सकते हैं। अगर उनमें कुछ सुधार करते हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को शराब पीने की आदत होती है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसे छोड़ भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक परमानेंट चेंज है। और यहाँ पर अगर बात करें स्लीप प्रॉब्लम की, कुछ लोगों को स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, सोने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कुछ टाइम के बाद वो ठीक भी हो सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक ऐसा चेंज है, अस्थायी चेंज है, ठीक है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ये सारे कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेंगे। तो इसलिए हम इसको भी क्या नहीं कहते हैं, लर्निंग नहीं कहते। हम किसे लर्निंग मानते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या मानते हैं, लर्निंग मानते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज मानते हैं। लर्निंग के लिए आपको हमेशा, मतलब अब यहाँ पर इसका मतलब ये है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब यहाँ पर ये बनता है कि मान लो आप किसी चीज को लर्न कर रहे हैं, लर्न करने के लिए आपको उसमें किसकी नीड होगी, किसी न किसी प्रशिक्षण की नीड होती है, किसी न किसी अनुभव की नीड होती है, फिर उसके बाद अभ्यास की नीड होती है। सबसे पहले आप कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसको मतलब खुद से करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो ये सब किस में आता है, लर्निंग में आता है। जैसे मान लो आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने आज पढ़ लिया लेकिन आप उसको थोड़े दिन तक ना पढ़ें तो आप क्या करते जाएंगे, आपके माइंड में वो कुछ टाइम तक तो रहेगा लेकिन एक टाइम के बाद अपने आप वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज कह देते हैं, जो धीरे धीरे आपकी मेमोरी से खत्म होने लगता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर उन चीजों को याद करे रखना है तो इसलिए आपको किसकी नीड पड़ती है, लर्निंग की नीड होती है। इसलिए आप क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, ठीक है।
तो यही क्या होता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, लर्निंग कह देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है लर्निंग कैसा परिवर्तन है, तो आप क्या टिक करेंगे, लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। ये वैसे तो बहुत जल्दी गायब नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस पर काम नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म तक हमने इस पर काम नहीं किया है, तो हम जो हमने सीखा है उसको भी क्या करते हैं, भूलते चले जाते हैं। लर्निंग बनाए रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की जरूरत होगी, हमारे अभ्यास की जरूरत होगी, हमारे एक्सपीरियंस की नीड होती है। तो उसे ही हम किसका नाम देते हैं, लर्निंग। इसी को क्या कह देते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज कह देते हैं, यानी कि अपेक्षाकृत कैसा परिवर्तन है, ये स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें लर्निंग की जरूरत क्यों है, हम क्यों लर्न करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में भी आता होगा कि आप कोई ना कोई चीज सीख रहे हैं, तो उसको क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे ऐसा क्या फैक्टर है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने की नीड होगी। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे आपको लर्निंग की नीड होती है। जैसे मान लो आप प्रेजेंट की जो नॉलेज है आपके पास, जो आपने पहले सीखा हुआ है वो आपके पास कम है और आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने पहले सीडीपी पढ़ी, सीटेट के टाइम पर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा, आपके पास नॉलेज तो थी पर प्रीवियस नॉलेज जो थी वो क्या थी, कम थी। यानी कि जो आपकी प्रेजेंट की नॉलेज है वो क्या है, कम है, और आपको अपनी नॉलेज जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो आप उसके लिए लर्न करेंगे। तो इसीलिए क्या होती है, लर्निंग जरूरी होती है, ताकि हम प्रेजेंट की नॉलेज को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नीड सेटिस्फेक्शन। हमारी जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर किसी की कुछ भी नीड हो सकती है, किसी की पैसा कमाना नीड हो सकती है, किसी के लिए जॉब पाना नीड हो सकती है। तो अलग अलग नीड्स भी लर्निंग को बनाए रखने में हेल्प करती है। यानी कि हमारी जब तक नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक हम क्या करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। इसके बाद मान लो आपके रास्ते में कोई चुनौती है, कोई बाधा है, कोई हर्डल है, उसको आपको क्या करना है, पार करना है, उसे दूर करना है, तब भी आप क्या करते हैं, वहां पर लर्न करते हैं। ठीक है, तो बाधा और चुनौती के लिए भी आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। जैसे आपके पास अभी आपके पास क्या चैलेंजेस, आपका एग्जाम चैलेंज है आपके पास में, अभी आपके रास्ते में क्या बाधा है, आपका एग्जाम जो है वो क्या है, अभी बाधा बना हुआ है। अभी जो आपका एग्जाम है वो आपके लिए चुनौती है। अगर आपके पास मान लो आपके पास ये चुनौती नहीं होती, बाधा नहीं होती, आपका एग्जाम नहीं होता, तो आप यहाँ पर क्यों पढ़ने आते, आप क्यों टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखते हैं ना। तो आपके सामने कोई ना कोई हर्डल है, कोई बाधा है, या कोई चैलेंज है, कोई चुनौती है जिसको आपको पार करना है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। इसीलिए लर्निंग क्या होती है, जरूरी होती है। तो लर्निंग नीड के लिए, मोटिवेशन के लिए, हर्डल के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर लर्निंग जो है वो किससे आती है, मैच्योरिटी से आती है। ठीक है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे आपका लर्निंग लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे पहले बच्चा जो है वो क्या होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद ही वो क्या कर पाता है, चीजों को लर्न कर पाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप छोटी क्लास में और आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने लग जाऊं जो आपके टाइप के नहीं है, तो आपकी इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं है जिससे कि आप उसे सीख सके। तो इसीलिए आपका मैच्योरिटी लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको लर्निंग की नीड होती जाती है, और वैसे वैसे आप लर्न करते जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पक्षियों के बच्चे जो है वो इंसानों के बच्चों से ज्यादा जल्दी क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, पक्षियों के बच्चे क्या होंगे, मैच्योर हो जाते हैं ह्यूमन चाइल्ड से, ह्यूमन चाइल्ड बाद में मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्निंग का। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम या सीखना, आम प्रचलित प्रक्रिया है। मतलब अधिगम या फिर सीखना जो एक बहुत आम प्रक्रिया है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चा क्या करता है, सीखने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है, लर्निंग कोई बहुत ऐसी प्रक्रिया नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत आम प्रचलित प्रक्रिया है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्न करता है, फिर वो चाहे पॉजिटिव वे में लर्न करे, चाहे फिर वो उसे नेगेटिव वे में लर्न करे, लेकिन हर इंसान क्या करेगा, लर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा पैदा होते ही सकिंग करना सीख जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। यानी कि उसके जो एक्सपीरियंस है, जो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, इनके माध्यम से व्यक्ति क्या करने लगता है, अपने उसका जो बिहेवियर है उसमें क्या आने लगता है, चेंज आने लगता है। ठीक है, आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
लर्निंग क्या होती है? लर्निंग जो है, मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे बाहर किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। यह क्या होता है? अंतर्निहित होता है। मतलब हमारे अंदर जो मैच्योरिटी होगी उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी फैक्टर आके हमें ऐसा बोलेगा तभी हम लर्न कर पाएंगे। हमारे अंदर जो मैच्योरिटी है वो अपने आप ही क्या होने लगती है? टाइम के अनुसार डेवलप होने लगती है। उसके लिए हमें किसी बाहरी फैक्टर की नीड नहीं पड़ती है, वो हमारे अंदर अपने आप ही डेवलप होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि वो उनके अंदर अपने आप ऐसी एबिलिटी आ जाती है, ऐसी सिचुएशंस होती है जिससे कि इंसान क्या हो जाता है? अपनी एज से पहले मैच्योर हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत लेट मैच्योर होते हैं। तो मैच्योरिटी जो है किसी को कहकर नहीं लाई जा सकती। वो कैसी होती है? अंतर्निहित होती है, अपने अंदर से आती है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर है सीखना। हम कैसे सीखते हैं? सीखना कैसे आएगा? जैसे हम किसी काम का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम अनुभव से सीखते हैं। ठीक है। या फिर हमें कोई ट्रेनिंग देगा तब हम क्या करते हैं? वहां पर उन चीजों को सीख पाते हैं। ठीक है। आ गया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे का भाषा विकास। बच्चे का जो भाषा विकास है वो किस तरीके से होता है? तो बच्चे का भाषा विकास जो है वो उसकी मैच्योरिटी से साथ साथ उसकी लर्निंग के द्वारा होता है। यानी कि पहले बच्चा मैच्योर होता है, मैच्योर होगा जब भी वो किसी चीज को सीख पाएगा। उसके साथ साथ अगर वो लर्निंग करता है उन चीजों की तो वो उसमें क्या हो जाता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता ग्रहण करने से पहले किसी ज्ञान अथवा कौशल को अर्जित करना संभव नहीं है। दूसरी ओर सीखने की प्रक्रिया, यहां पर ये पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट मैंने लिखा है कि परिपक्वता यानी कि यहाँ पर जो मैच्योरिटी है उसको अगर मान लो हमने ग्रहण नहीं किया है, उसको ग्रहण करने से पहले हम क्या नहीं कर पाएंगे? हमारी स्किल्स को डेवलप अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमारी जो स्किल्स है उनको हम अर्जित नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। तथा दूसरी ओर सीखने की प्रक्रिया जो है वो क्या करती है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिपक्वता अर्जित करने में क्या होती है? सहायक होती है। यानी कि ये क्या लाती है? हमारे व्यवहार में चेंज लेकर आती है। ठीक है। तो ये हमारे मानसिक जो हमारा कॉग्निटिव है, साथ साथ हमारा सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, उनको अर्जित करने में क्या करती है? लर्निंग हमारी हेल्प करती है। इसके बाद व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने वाले कारक, अस्थायी परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? तो अस्थायी की अगर हम बात करते हैं तो अस्थायी में जैसे थकावट होती है। थकावट की वजह से भी आपका व्यवहार जो है कुछ टाइम के लिए चिड़चिड़ा रह सकता है। ठीक है। बट वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे मान लो आप बीमार हो गए, बीमारी की वजह से आपके व्यवहार में चेंज आ जाता है, या आपके अंदर कोई ना कोई डर है, डर की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है कुछ समय के लिए। जैसे क्रोध है, गुस्सा आ जाता है, गुस्से में भी आपका व्यवहार चेंज होता है। टेंशन में, स्ट्रेस में, या फिर कोई नशीला पदार्थ का सेवन किया है, किसी औषधि का सेवन किया है, तो इससे क्या होता है? कई बार हमारे व्यवहार में काफी प्रभावी परिवर्तन आ जाते हैं। कुछ समय के लिए रहते हैं, ये स्थायी नहीं होते, यानी कि ये परमानेंट नहीं होते हैं। ये कुछ टाइम पीरियड तक के लिए ही रहते हैं। ठीक है। यहां तक का समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने वाले कारक, सेम ही बात लिख दी है मैंने आगे भी। थकावट, बीमारी, भय, क्रोध, चिंता, नशीले पदार्थ, औषधियों का सेवन, इससे क्या होगा? व्यवहार में चेंज हो जाएगा। जिससे क्या होता है? ये क्या होते हैं? हमारे अस्थायी परिवर्तन होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या हो जाते हैं? चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है। आ रहा है यहां तक समझ में? इसके बाद अगर हम स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात करते हैं, ये स्थायी परिवर्तन नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज के बारे में। ठीक है। इसके नाम से जानते हैं। तो ये इसमें क्या क्या आता है? जैसे आपका अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी ट्रेनिंग है, इससे जो आप में चेंज हो रहा है, ये सब क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अगर सीखना स्थायी होता तो गलतियां सुधारना क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। यहाँ पर लिखा गया है, अगर मान लीजिए सीखना कैसा है, अगर सीखना स्थायी परिवर्तन होता, यहाँ पर मैं लिख देती आपके सामने कि जो लर्निंग है वो स्थायी परिवर्तन है, तो फिर आप आगे लर्न ही नहीं कर पाते, अपनी मिस्टेक्स को सही नहीं कर पाते, क्योंकि मान लो अगर मान लो आपने एक बार गलती कर दी, वो तो परमानेंट हो जाती, फिर आप उससे चेंज थोड़े कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए जो लर्निंग है उसे क्या कहा गया है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहा गया है। ठीक है। जैसे हम टाइम के अनुसार क्या करते रहते हैं, मतलब प्रशिक्षण से, हमारे अनुभव से क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं।
इसके बाद है अगर पूरी, और मान लीजिए अगर मान लो पूरी तरीके से अस्थायी होता, अगर तो फिर ऐसा हो जाता आपने जो कल पढ़ा था वही आप आज पढ़ रहे होते, तो ये क्या है आपका अस्थायी चेंज है। तो इसलिए इन दोनों को नहीं कंसिडर करते, इसलिए हम लर्निंग को क्या कहते हैं, ये कैसा चेंज है, रिलेटिवली अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। यहाँ पर रिलेटिवली जो है वो किससे चेंज होता है, जैसे आपके अनुभव से, प्रशिक्षण से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, आ गया यहां तक का समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पढ़ लेते हैं, सीखते क्यों है, हम क्यों सीखते हैं किसी भी चीज को। तो यहां पर लिखा है सीखने की प्रक्रिया में हमारा क्या होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। अब आप सीख रहे हैं, आपका कोई ना कोई मोटिव है, कोई ना कोई टारगेट है, ठीक है, तभी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वरना किसको शौक है इतनी ठंड में क्लास देखने का, है ना। तो सीखने की प्रक्रिया में कोई क्या होगा, हमारे पास में मोटिव होगा, हमारे पास कोई हमारा कोई टारगेट होगा, टारगेट को प्राप्त करने में हमें कठिनाई आएगी, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर सीखेंगे। इसीलिए सीखना क्या होता है, उपयोगी होता है। तो यही बात मैंने लिखी है, सीखने की प्रक्रिया में क्या होगा, कोई मोटिव होगा, कोई आकर्षक लक्ष्य होता है, लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई है, और ये सभी सीखने में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मोटिव की। मोटिव क्या करता है, हमें काम करने के लिए क्या करेगा, मोटिव प्रेरित करता है। तो काम करने के लिए मोटिव क्या करता है, हमें प्रेरित करता है। इसीलिए मोटिव्स क्या होते हैं, जो हमें किसी न किसी काम को बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मोटिव्स होते हैं। इसके अलावा सीखने की प्रक्रिया में अगर हम तीसरे सोपान की बात करते हैं तो वो हर्डल होता है, बाधा होती है। सीखने के लिए हमेशा हमें किसकी नीड होगी, किसी न किसी नीड की, और मोटिवेशन जरूरी होता है। यानी कि हमारे पास कोई ना कोई जरूरत है तो हम सीख पाते हैं। बिना नीड और मोटिवेशन के हमारा सीखना क्या है, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कम होता है। तो हमें किसकी नीड होती है, नीड और मोटिवेशन की नीड होती है, ठीक है, सीखने में। इसके बाद है आवश्यकताओं की संतुष्टि और असंतुष्टि दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद व्यवहार जो है, अगर बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर जो है वो जन्मजात नहीं होता, उससे हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो व्यवहार जो है वो कैसा नहीं होगा, जन्मजात नहीं होगा, बड़ा होगा तभी उसका व्यवहार वैसा ही बनता है जैसे माहौल में वो रहता है। भाषा, कौशल, रुचि, आदतें, ये सब किसमें है, इसे हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। सीखना एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीखना कैसी प्रक्रिया, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके बाद वातावरण और क्रियाशीलता की उपज, अधिगम, लर्निंग, हेल्प इन लर्निंग। इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिखा है, जो कि लर्निंग होगी ना वो किस में हेल्प करती है, हमारी एडजस्टमेंट करने में हेल्प करती है। यानी कि हम क्या करते हैं, वहां पर एडजस्ट कर पाते हैं। सीखना, विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं होते, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं चलते हैं। ठीक है, तो सीखना, अब यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे मान लो आप लर्न कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है लर्न करना आपके हमेशा पॉजिटिव वे में होगा। तो लर्न जो आपने किया है, जो आप अच्छी बातें सीखते जाएंगे वो आपके डेवलपमेंट का हिस्सा बनती जाएंगी। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ ऐसे फैक्टर सीख लिए हैं, आपने कुछ गंदी आदतें सीख ली है, तो वो आपके डेवलपमेंट को खराब करेंगी। तो इसीलिए यही कहा गया है, सीखना और विकास क्या नहीं होते, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, आ रहा है यहां तक का समझ में, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं आपको यहां तक का समझ आ रहा होगा। इसके बाद जैसे आप अब यहाँ पर पॉइंट लिखा है, जैसे कई लोग काम चोरी करते हैं, आलस्य दिखाते हैं, भगोड़ापन होता है, बड़ों का अनादर करते हैं, ये सब हमने सीखा है, हमने लर्न कर लिए बातें कहीं ना कहीं से। ठीक है, पर ये क्या नहीं है, हमारा विकास नहीं करती हैं, ये बातें हमारे डेवलपमेंट में शामिल नहीं होती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं मानी जाती। अब यहाँ पर यही पॉइंट लिख दिया, सीखना, जब प्रेजेंट का ज्ञान हमारा कम लगे तो हम हमारी जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको इंक्रीज करने के लिए सीखते हैं, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने के लिए हम काम करते हैं, तो वही क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लर्निंग की बात कर लेते हैं, अधिगम के अनुक्षेत्र की बात कर लेते हैं, या नेचर ऑफ लर्निंग की बात कर लेते हैं, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये अब ये वाला जो ये पॉइंट है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। लर्निंग का चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने ऐड किए हैं। इसके बाद मैं आपको जैसे एक आईसीटी का टॉपिक आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, मैं बहुत ढूंढा है, मुझे ये टॉपिक बहुत मतलब कुछ ऐसा, मतलब इस टॉपिक को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ मुझे यहाँ से ये टॉपिक करा देना चाहिए, तो इसको मैं बहुत सर्च कर रही हूँ। जब मुझे ये अच्छा कंटेंट कहीं से किसी बुक से मिलेगा तब मैं आपको ये आईसीटी का टॉपिक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में जरूर कराऊंगी, क्योंकि आप कितने भी टीचिंग एग्जाम्स दे लें सभी में पूछा जाता है।
एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो टीचिंग है वो टेक्नोलॉजी बेस होती जा रही है, तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए और ये आपके सिलेबस में भी दिया गया होता है। ठीक है, तो आईसीटी का टॉपिक मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। आईसीटी का टॉपिक जो है 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। बट इससे पहले जैसे कुछ टॉपिक्स है जो हमारे पढ़ने जरूरी, जैसे मैंने अब आपको लर्निंग का टॉपिक करा दिया है। इसके बाद जैसे मैं आपको सीसीई कराऊंगी, इवेल्युएशन कराऊंगी, एजुकेशन कमीशन कराने वाली हूँ। ठीक है, ये चाइल्ड एक्ट जो होते हैं वो कराने वाली हूँ, तो ये सारे के सारे हम पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम आईसीटी का टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन तब हम इससे पहले हमें कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने जरूरी हैं जो भी मैं आपको करा रही हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन है, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कभी आप सोचे कि हमने सीटेट में पढ़े थे या फिर हमने तब पढ़े थे, हमने केवीएस में पढ़े थे, तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और आपको ये बहुत अच्छे से भी आने चाहिए। आपको ये पढ़ने के बाद में आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तभी आपका इनको पढ़ने का फायदा है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप यहाँ से पढ़ रहे हैं या आपने पहले भी कहीं पढ़े हैं या कहीं और से पढ़े हैं, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तब आपका उसको पढ़ने का क्या फायदा। आप उन टॉपिक को 2-3 बार पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो फिर आप उसके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आप एग्जाम में जो है आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अटेम्प्ट बहुत ईजिली हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे, तो उनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ लर्निंग कैसी होती है, या अधिगम के क्षेत्र कैसे होते हैं, अनुक्षेत्र कैसे होते हैं। जैसे जो लर्निंग है वो क्या करती है, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में क्या लाती है, चेंज लेकर आती है। जैसे मान लो आपने कोई ना कोई मूवी देखते हो, तो मूवी देखने के बाद आपके बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ। जैसे मान लो दंगल मूवी है, दंगल मूवी देखने के बाद में लोगों की जो मानसिकता है वो थोड़ी सी बदली। अगर मान लो आपकी वहां से कुछ ना कुछ सोच बदल रही है या आप वहां से कुछ सीख रहे हैं, तो ये क्या होती है, नेचर होता है लर्निंग का। इससे हम लर्निंग क्या कराती है, हमारी सोच को, हमारी भावनाओं में चेंज लाने का काम करती है। इसके बाद यहाँ पर जैसे संज्ञानात्मक चेंज कैसे होगा, मस्तिष्क में चेंज कैसे होगा, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण से, तर्क से, तथ्य से, कंसेप्ट से को हम समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ स्पष्टीकरण है, कोई फैक्ट दिया गया है, कोई तर्क है, कोई लॉजिक है, कोई कंसेप्ट है, उसको हमने समझा, इससे क्या हुआ, हमारे दिमागी विकास होता गया। यानी कि आज हम क्या करते हैं, हमने कहीं ना कहीं से कुछ लर्न किया, कुछ फैक्ट लर्न किए, कुछ कंसेप्ट सीखे, उसके बाद हमारा दिमाग का विकास हो गया। आज हम क्या कर सकते हैं, हर चीज के ऊपर अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले हमसे कोई किसी बात का रीजन पूछता था तो हम उसका रीजन नहीं बता सकते थे, आज हम हर बात का साइंटिफिक रीजन दे सकते हैं। तो लर्निंग ने क्या किया, हमारे मस्तिष्क में एक चेंज लाया है। ठीक है, तो हमारे संज्ञान में चेंज लाने का काम करती है लर्निंग। तो लर्निंग का जो क्षेत्र है वो क्या है, हमारा मस्तिष्क में चेंज होगा। इसके बाद क्रियात्मक की बात करते हैं, जैसे हाथ पैर। क्रियात्मक में हमारी जो हम हाथ पैर से एक्टिविटी करते हैं, हम लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आती है, आपके क्रियात्मक चेंज में आती है। जिससे आप एक्टिविटी करना सीख रहे हैं वो सब किस में, क्रियात्मक में है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भावनात्मक की, फीलिंग्स की। ठीक है, इससे आपकी फीलिंग्स में क्या चेंज आया। मान लीजिए आपने कहीं ना कहीं से झांसी की रानी के बारे में पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद में आपके अंदर कैसी भावना जागृत हुई, तो ये सब क्या आपकी फीलिंग्स में चेंज लाना क्या होता है, लर्निंग का काम होता है। तो लर्निंग आपकी फीलिंग्स में चेंज लाने का काम करती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बताई, कॉग्निटिव चेंज, इसके बाद आपका क्रियात्मक चेंज, फिर आपका भावनात्मक चेंज। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ गया। जब हम इन तीनों को आपस में जोड़कर सीखते हैं तो ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, हमारे डोमेन्स ऑफ लर्निंग कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है डोमेन्स ऑफ लर्निंग में क्या क्या शामिल है। तो ये आपने अगर मान लो कहीं से सही से पढ़ा होगा तभी आप इसे टिक कर पाएंगे। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग में आपके 3 फैक्टर शामिल होते हैं, कॉग्निटिव, मोटर स्किल और अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव में क्या आता है, आपका संज्ञानात्मक आता है। मोटर स्किल में आता है आपका, मोटर स्किल कॉग्निटिव में क्रियात्मक होगा। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, आपका भावनात्मक होता है, यानी कि आपके इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग में क्या क्या शामिल है, कॉग्निटिव शामिल है, मोटर स्किल्स कॉग्निटिव शामिल है, अफेक्टिव डोमेन शामिल है। ठीक है, कॉग्निटिव की बात करेंगे तो आपका जो ये मेंटल लेवल है, मोटर स्किल आपकी जो क्रियाएं हैं, अफेक्टिव जहां आप किसी न किसी जहां से आपकी जो फीलिंग्स है वो वहां से आप कुछ सीख रहे हैं, किसी चीज को देखने के बाद आपके मन में क्या चेंज आया, क्या इमोशंस में चेंज आया, तो वो किस में शामिल होते हैं, आपके भावनात्मक में शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ रहा होगा, बोर तो नहीं हो रहे ना। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। थोड़ी सी क्लास रहती है, पढ़ लो, 3 पेजेस की PDF 4 है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। अब आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, बोरिंग वाला चला गया बट इंपॉर्टेंट था, उसको पढ़ना जरूरी था।
तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स जो लर्निंग अलग अलग क्यों होती है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है लर्नर रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर में क्या होगा, यहाँ पर लर्नर इंपॉर्टेंट होता है, लर्नर की, अब यहाँ पर आप मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये आप अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं आपका इसमें पढ़ने में कितना ध्यान है, आपने इस टॉपिक को पढ़ने में कितनी रुचि ले रखी है, आपकी क्या योग्यता है, आप उसको कितना सीखना चाहते हैं, तो ये आपसे रिलेटेड है। तो इसीलिए ये फैक्टर जो है वो क्या है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर है। जो आपके आप फिजिकली कितने स्टेबल हैं, मेंटली कितने स्टेबल हैं, ये तो नहीं है कि आप यहाँ बैठे आपका दिमाग कहीं और काम कर रहा है, तो ये आपसे रिलेटेड होता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, लर्नर रिलेटेड फैक्टर कह देते हैं। यह लर्नर से रिलेटेड है, आप में से सभी का ध्यान केवल पढ़ने में नहीं है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्लास तो चलाकर बैठे होंगे बट साथ में कुछ ना कुछ और काम कर रहे होंगे, पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो ऐसा क्या होता है, या फिर उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा और फोन ऐसे चल रहा होगा, है ना। तो ये सब क्या होता है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर होता है। आपका कितना इसमें पढ़ने में ध्यान है वो सब इसी में शामिल होता है। अगर मान लीजिए आप इसको अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, अगर आपका ध्यान नहीं है तो फिर आप कैसे सीख पाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है, वही लर्नर जो हमेशा से अच्छा है, पढ़ने में एक्टिव रहता है, वही सीखेगा, ठीक है। लर्नर रिलेटेड फैक्टर में क्या रहेगा, आपका पूरा ध्यान होगा यहाँ पर सीखने में, आप एक्टिव होंगे पढ़ने में, ठीक है, आप कॉपी पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और आप अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे। तो ये सब किस में शामिल होता है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स में शामिल होता है, ठीक है। वही लर्नर के मोटिव, यहाँ पर लर्नर्स के जो मोटिव्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो अब लर्नर के मोटिव्स में क्या आता है, आपके जीवन और इच्छा शक्ति को भी प्रभावित करता है। जैसे किसी का मोटिव यहाँ पर जॉब पाना है, किसी का मोटिव क्या है, बस यहाँ पर मतलब हर किसी के अपने क्या होते हैं, अलग अलग मोटिव्स होते हैं। तो हर लर्नर के मोटिव भी जो है ना वो भी उसको सीखने में आगे की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद है अब यहाँ पर वो फिजिकली और मेंटली कितना फिट है, आपका पूर्व ज्ञान भी क्या करता है, लर्नर को प्रभावित करता है। तो ये सब क्या आता है, लर्नर फैक्टर में आएगा, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं ये। अब ये लर्नर पर डिपेंड करेगा। मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप एक टीचर जो है वो सब बच्चों को इक्वली पढ़ाती है ना, बट ऐसा तो नहीं है हर बच्चा टॉप करता है, उसमें से कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो वो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो कैसा है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर है हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टीचर रिलेटेड फैक्टर। अब खुश मत हो, अब ये पॉइंट मेरा है, ठीक है, तो वो आपका था, अब यहाँ पर मेरा पॉइंट आ गया। तो टीचर रिलेटेड फैक्टर में क्या होता है, अब यहाँ पर टीचर कैसा है, टीचर का फिजिकली फिट है या नहीं है, मेंटली फिट है या नहीं है। ये तो नहीं है कि वो आपकी क्लास में आता है मेंटली फिट नहीं है, घर से लड़ाई करके आता है और क्लास में आकर बच्चों को चाटे लगा देता है। तो ये क्या होता है, टीचर रिलेटेड फैक्टर होते हैं। यहाँ पर टीचर कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली है या नहीं है, आपका पथ प्रदर्शक है या नहीं है, मेंटली तरीके से परेशान तो नहीं है, अगर मान लो वो परेशान है तो वो कैसे आपको पढ़ा पाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, टीचर रिलेटेड फैक्टर होते हैं। टीचर आपके जैसे हार्ड वर्किंग है या नहीं है, आपके लिए उतनी मेहनत करता है या नहीं करता है, तो ये सब किस में है, टीचर रिलेटेड फैक्टर में है। अगर मान लीजिए आपके टीचर जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें अपना रोल मॉडल की तरह देखेंगे कि हाँ ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इतनी ही मेहनत करनी है। तो ये सब किस में शामिल होता है, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में शामिल होगा। टीचर यहाँ पर क्या काम करेगा, फिजिकली और मेंटली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अगर मेंटली किसी तरीके से परेशान है तो वो हमें कैसे पढ़ा पाएगा। यहाँ पर टीचर को भी क्या हो सकता है, मूड ऑफ हो सकता है किसी न किसी दिन टीचर को भी स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, टीचर को भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होती है, टीचर को भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है टीचर ने आज कौन से मेथड का यूज किया, क्या ये मेथड प्रभावी होगा या नहीं होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये कैसे होते हैं, टीचिंग मतलब टीचर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। आज टीचर ने कौन सी अप्रोच से पढ़ाया है, कौन से मेथड से पढ़ाया है, कौन से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का यूज किया है, कौन से टीचिंग एड्स का यूज किया है। या फिर टीचर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ धक्के से टीचर बन गया है, या फिर वो टीचर कैसा होता है, हमेशा बाय हार्ट होता है। यानी कि अगर मान लो उसका वो टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, तभी आप बहुत अच्छे से भी सीख पाएंगे। टीचर की उस विषय पर पूरी कमांड है या नहीं है। तो ये सारे ये क्योंकि टीचिंग का आपको मैंने बताया था, टीचिंग क्या होती है, आर्ट होती है, कला होती है, और वो कला जो है हमेशा मन से होती है। यानी कि अगर मान लो कोई पढ़ा रहा है तो वो मन से ही पढ़ा रहा है, ठीक है, मन से पढ़ाता है। तो इसीलिए क्या मतलब यहाँ पर क्या फैक्टर है, ये टीचर रिलेटेड फैक्टर होता है, ठीक है।
तो पहला आपके वाला है, सेकंड मेरे वाला है। पहला लर्निंग वाला, लर्निंग फैक्टर वाला है, सेकंड टीचर रिलेटेड वाला है। जब आप टीचर बन जाएंगे तब आपके लिए उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो टीचर क्या है, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो आपकी टीचिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, आपको भी सीखने में प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या है, टीचर रिलेटेड फैक्टर होता है। आई होप यहां तक का समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मान लो प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने में आपको ये अक्षर साफ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे पता है कई बार ये ब्लर हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारे सही दिखाई दे। कुछ टाइम के बाद मैं पीडीएफ से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है ना। बट अभी आपका एग्जाम भी कभी भी हो सकता है, तो फिर अभी इसी से पढ़ लेते हैं। बाद में अगर मान लो आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, DSSS की तैयारी कराऊंगी मैं, तो पीडीएफ से भी करा दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर लिखा है पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ तो क्लियर है या नहीं है, अक्षर सही से दिख रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ मेरी आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही है, मेरा पढ़ाने का प्रोसेस कैसा है, या फिर आप उतनी लर्निंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सब किस में आते हैं, आपके प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस में ये सारा आता है। जैसे टीचर, आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाने के बाद आपने ब्लैक बोर्ड का कितना यूज किया, चौक का यूज किया या नहीं किया है, या फिर सिर्फ क्लास में लेक्चर देकर आ गए या बोर्ड का यूज ही नहीं किया आपने, तो ये सब किस में आएगा, प्रोसेस में आएगा। इसके बाद अगर हम वातावरण की बात करते हैं तो लर्निंग के समय हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मान लो आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। उसके लिए आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत शांत होना चाहिए, तभी आपकी लर्निंग जो है वो गुड लर्निंग हो पाएगी। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा शोर है, स्ट्रेस है, तो आपकी लर्निंग कैसी होती है, बैड लर्निंग होती है, ठीक है। ये तो आप सभी को भी पता है, इससे तो आप खुद को कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या आता है, ये दोबारा से वही तीनों फैक्ट मैंने ऐड कर दिए हैं, बट यहाँ पर इसके भी एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे कॉग्निटिव में क्या आएगा, कॉग्निटिव में जितने भी दिमाग से रिलेटेड काम होंगे वो सभी किस में जाएंगे, कॉग्निटिव में। कॉग्निटिव में होता है विचारना, सोचना, अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, वर्णन करना, व्याख्या करना, ठीक है। इसके साथ साथ आलोचना, निष्कर्ष निकालना, ये सब किसका पार्ट होते हैं, आपके कॉग्निटिव का पार्ट होते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक का समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं क्रियात्मक की, क्रियात्मक में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो सब किस में शामिल होंगी, क्रियात्मक में शामिल होंगी। जैसे खाना है, पीना है, दौड़ना है, भार उठाना है, मोड़ना, सुनना, लिखना, चखना, पीसना, खाना, पढ़ना, ये जितनी भी आप क्रियाएं करते हैं वो सब किस में जाएगा, क्रियात्मक में, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भावनात्मक पक्ष की, तो भावनात्मक में आपके इमोशंस जुड़े होंगे। ये इमोशंस आपके डर से, आपके क्रोध से, जैसे ठंडा गरम, पसंद नापसंद, उदासीन, प्रेम, हेट, ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं, आपके भावनात्मक पक्ष से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये तीन फैक्टर मैंने आपको बताए, कॉग्निटिव, क्रियात्मक और इसके बाद भावनात्मक, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल बताए हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, हमारा सीखने के चरण, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीखने के कुछ चरण हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका उसके लिए रेडी होना जरूरी है। आपका मन होना चाहिए किसी न किसी चीज को सीखने के लिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। सीखने की एक अवस्था होती है, ठीक है, उसके साथ साथ फीडबैक की अवस्था होती है। तो ये तीन क्या है, सीखने के चरण होते हैं। सबसे पहले सीखने के लिए तैयार होना, फिर सीखने की अवस्था, और उसके बाद फीडबैक। इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है, ये आपका लास्ट ही पेज है, तो अब खत्म हो जाएगी ये क्लास हमारी। तो यहाँ टीचर से रिलेटेड पॉइंट मैंने लिखा है, टीचर को कैसा कंटेंट पढ़ाना चाहिए। टीचर ऐसा कंटेंट पढ़ाए जो कि बच्चे के लिए क्या हो, यूजफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ और वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, या फिर मैं आपको बस ऐसे ही पढ़ाए जा रही हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट यूजफुल होना चाहिए। इसके अलावा आप उसे क्या करें, अधिक से अधिक दोहराएं। जैसे मैं बताती हूँ तो रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस को, लाइंस को, तो आप क्या करें, वहां पर टीचर जो है बातों को दोहराता हो। इसके साथ साथ फीडबैक और पुनर्बलन, फीडबैक लेता हो। उसके साथ साथ जैसे रीइंफोर्समेंट, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेंस दे रहे हैं, तो रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था हो।
इसके बाद आसान से, यानी कि पहले टीचर क्या करेगा, आपको आसान बातें बताएगा, आसान से फिर किसकी तरफ लेकर जाएगा, टफ प्रोसीजर की तरफ लेकर जाएगा। यानी कि टीचर की जो टीचिंग है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, इजी टू डिफिकल्ट लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में। इसके बाद उचित अधिगम सामग्री, यानी कि टीचर जब पढ़ाने आ रहा है तो उसके पास पूरा अपना जो भी लर्निंग मटेरियल है वो उसके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर आया उसके पास बुक नहीं है, चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, तो उसके पास अपना जो जितना भी सामान होता है वो सारा अवेलेबल हो, चौक, डस्टर, नोटबुक, बुक जितना भी होता है, ठीक है, चार्ट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। क्लास में शांति होनी चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए, जनतंत्रात्मक हो, निष्पक्ष हो। यानी कि जनतंत्रात्मक का मतलब है एक तरीके से डेमोक्रेटिक टीचर होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका मतलब मैं बता देती हूँ, ऐसा टीचर हो जिससे आप बेझिझक बिना डरे कुछ भी पूछ सके। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, टीचर कैसा हो, जनतंत्रात्मक हो। निष्पक्ष की बात कर लेते हैं तो वो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, कास्ट बायस, रिलीजन बायस, ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा टीचर ना हो जो क्लास में जेंडर के बेस पर आपसे भेदभाव करे, या फिर आपसे आपके धर्म के आधार पर, आपकी कास्ट के आधार पर क्या करे, आपसे भेदभाव करे, तो ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। टीचर हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सहयोगी टीचर हो, मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, बहुत सहयोगी होना चाहिए, आपके लिए एज अ फैसिलिटेटर की तरह भी काम करे, बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिखाए। यहाँ पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब है हेल्दी कंपटीशन सिखाने वाला टीचर होना चाहिए। ये नहीं है कि मान लो उसने दो बच्चों के बीच में कंपटीशन कराया और इन दोनों के बीच में जेलसी क्रिएट कर दी, एक को तो बहुत ज्यादा शाबाशी दे दी और दूसरे को डिग्रेड फील करा दिया। ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। टीचर होना चाहिए इस तरीके का, मतलब मान लो आप टीचर बनेंगे तो आपको मान लो एक टीम जीत रही है तो दूसरे बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हाँ आप भी इसको देखकर आगे और अच्छा कर सकते हैं, आप भाई उसकी कमियां बता सकते हैं आप उसे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन की तरफ टीचर जो है बच्चे को हेल्दी कंपटीशन की तरफ लेकर जाए, ना कि उसके अंदर एक जेलेसी क्रिएट कराने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक की जो आपकी क्लास थी आज की लर्निंग से रिलेटेड थी, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको लर्निंग से रिलेटेड पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन या सीसीई या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें से कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगी। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये भी आपकी पढ़नी बहुत जरूरी है। मुझे पता आपने सीटेट के टाइम पर पढ़ी होंगी ये, बट ना क्या होता है कि हम जब पहले पढ़ते हैं ना तो वो चीजें जो है जब हम पढ़ते नहीं तो बाद में भूलते चले जाते हैं। तो एक बार हमारी रिवीजन हो जाएगी, मान लो अगर आपने तब पढ़ी है तो, और कुछ ना कुछ एड ऑन करके ही मैं पढ़ा दूंगी आपको। जैसे वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था जिसमें वो 16 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है, वो सारा पढ़ा दूंगी। कौन सा एक्ट कब चेंज हुआ, कौन सी उसमें डिसेबिलिटी थी, क्योंकि हमारा टीचिंग का पेपर हुआ टीजीटी का, तो उसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, और वो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो वो सारा का सारा पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा चैनल के साथ में, और आपको इसी तरीके से हमारे चैनल पर और कंटेंट भी देखने को मिलता रहेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू हमारी क्लास देखने के लिए। इस चैनल को शेयर भी कर देना, क्लास को भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।